हेलो एवरीवन, मैं प्राची मिश्रा चंद्रा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह हमारी पहली क्लास है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीजीटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ये क्लास आपके लिए ली जा रही है। ये आज सबसे पहली क्लास है जहाँ पर हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आप समझ सकें कि क्या तरीका होगा पढ़ने का और हमारा पढ़ाने का। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्शवाद। ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है? तो अगर आप बात करेंगे जैसे बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होने वाला है, यूजीसी नेट का दिसंबर साइकिल या फिर जून साइकिल 2 बार होता ही है, पीजीटी का जैसे देखने में आ रहा है कि भाई पीजीटी का भी पेपर होने वाला है या फिर सिलेबस आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन की देरी है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें हमारे यहाँ पीजीटी एजुकेशन की आने वाली हैं। तब और मज़ा आ जाएगा हमको तैयारी करने में। लेकिन फिर भी हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम थोड़े दिन पहले से भाई अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन आया तो ऐसा ना हो कि भागा दौड़ी हो जाए ना, कि एक ही दिन में तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज बेसिकली बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे तो मुझे सिलेबस आपको डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी हम एक साथ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है भाई कौन कौन सी परीक्षा है। यहाँ पे यूजीसी हो गया, ये आपका एक तो यूजीसी नेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात आप करेंगे नेट जीआरएफ, तो एक ही बात है। पीजीटी हो गया और एपी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है और बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी प्रोसेस में चल रही है, जिसका 19 अगस्त को एग्जाम है। लेकिन हो सकता है वो एग्जाम 19 का ना हो, थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आपको और मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। तो इसी क्रम में हम आपको आज की जो क्लास देने वाले हैं वो क्लास कौन सी होगी? वो होगी आपकी आदर्शवाद। अब कोई पूछे कि मैम ये कहाँ से लिया गया है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के अपने टॉपिक पर। फिर सारी बातें तो डेली यहाँ पर होती रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम, ये किन किन परीक्षाओं की बात करते हैं। आपको पता चल गया कि मैम एक तो हम आप यूजीसी नेट की कर रही हैं, है ना, यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करवा रही हैं। दूसरे हम आपको करवा रहे हैं क्या, पीजीटी की। और तीसरी हम करवा रहे हैं आपको क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये 3 परीक्षाओं की तैयारी। और कौन से विषय का? तो आप कहोगे मैम जो आपका विषय है वो है आपका एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं भाई, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र विषय से अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को तैयारी करना है तो वो हमारे साथ चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से जुड़ सकता है। ये क्लास है जब आपको निरंतर यहाँ पर मिलने वाली है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की और बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो बात करेंगे हम आज के अपने टॉपिक की। अगर हम देखा जाए कि भाई टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपके सिलेबस का ये कौन सा पार्ट है, आपके सिलेबस में इसको कहाँ रखा गया है। तो मैं बात करूँ अगर, तो चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नेट का हो सिलेबस, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूनिट नंबर 1 है। देखो ये थोड़ा बहुत बदल सकता है कि हाँ कहीं और रख दिया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यूनिट नंबर 1 में इसको रखा गया है। ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सा भाई, आदर्शवाद। आदर्शवाद टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म, है ना। अब आपको ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली ये टॉपिक आपको तीनों परीक्षाओं में मिलेगा। कौन सी तीनों परीक्षाओं में? यूजीसी नेट में भी मिलेगा, पीजीटी में भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां पर भी आपको मिलने वाला है। तो बड़े धैर्य से, बहुत समझदारी इस पर्टिकुलर चैप्टर को करना है। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो आइडियलिज्म है ये आया कहाँ से है। तो आप कहोगे कि यूनिट नंबर 1, मैं अभी यूनिट 1 ही बोल रही हूँ इसको, ठीक। जो आपकी यूनिट 1 है ना, जो आपकी यूनिट 1, ध्यान से सुनना, जो आपकी यूनिट 1 है, मतलब जो पहली यूनिट है, वहाँ पर आपको मिलना गया भाई फिलॉसफी पढ़ने के लिए मिलेगा, एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन शास्त्र आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसी में आपको क्या पढ़ना है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ऐसे करके अस्तित्ववाद, आपको कई सारे वाद पढ़ना है। तो उसी में जो आपका पहला वाद है उसका नाम क्या है, आदर्शवाद। और ये आदर्शवाद निकला कहाँ से? तो भैया वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। एक तो हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं, भारतीय दार्शनिक को पढ़ते हैं, भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं जो हैं उनको पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा है ना, वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि पाश्चात्य में
मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी के क्या थॉट्स है। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये वेस्टर्न फिलॉसफी से लिया गया एक वाद है जिसका नाम क्या है बच्चे, आदर्शवाद है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, आदर्शवाद। बहुत शॉर्ट क्रिस्प वे में समझेंगे, जिससे कि आपको ऐसा नहीं कि भी कॉपी भर भर के लिख लो और क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ना कर पाओ, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि ऐसा हम पढ़ लें कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई भी पेपर में आ जाए वो सवाल तो हम उसको कर ले जाएं। इतनी महारत अभी के लिए हमें हासिल करना है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आगे, बिना देरी के हुए इस बात की शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बता देंगे, ठीक बच्चे। चलें अब ध्यान से सुनना, जो सबसे पहली बात है आज की वो। अब यहाँ से अपने टॉपिक को भाई शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि आइडियलिज्म, अभी आपने देखा कि इसको हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। तो ये जो आदर्शवाद है ना, ये भैया किसका, आइडियलिज्म का ही रूपांतरण है। मतलब जो आइडियलिज्म शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण क्या है, तो आप कहोगे हिंदी रूपांतरण होता है उसका आदर्शवाद। भाई ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ से बातें निकल कर आती हैं दो बातें, एक तो हो गया आपका आइडिया, एक तो होगा आइडिया और एक को हम कहते हैं इज्म। तो ये जो आपका आइडिया है बेसिकली, इसका अर्थ क्या होता है, कोई हमें बताएगा क्या कि ये जो आपका आइडिया है, आइडिया का अर्थ क्या होता है। तो आप कहोगे मैम ये जो आइडिया है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे विचार। इसका क्या होता है मैम, आइडिया का अर्थ क्या होता है, विचार होता है। और इज्म का अर्थ क्या होता है, तो इज्म का अर्थ होता है वाद या फिर कोई विचारधारा, वाद या फिर आप कह सकते हैं कोई विचारधारा। तो आइडिया और लिज्म मिलकर के क्या बना है, आइडियलिज्म, जिसका अर्थ होता है विचारवाद। तो इस शब्द से आपको मिल रहा होगा कि भाई अगर हम देखें कि आदर्शवाद जो था वो किस पर निर्धारित था, मतलब आदर्शवाद में किस चीज पर फोकस किया गया था, तो आप कहेंगे कि आदर्शवाद में क्या है, विचारों पर, किस पर, विचार पर फोकस किया गया था। वो कहते थे कि भैया ये जो विचार है ना ये सर्वोपरि है, ये जो आध्यात्मिकता है ना ये सर्वोपरि है। जबकि ये जो आपका पदार्थ है ना, पदार्थ क्या है बच्चे, नश्वर है। पदार्थ क्या है, नश्वर है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, पेन की क्वालिटी क्या है, लिखना। तो ये वाली पेन तो नष्ट हो जाएगी, हमारे पास ये जो पेन है ये तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, लेकिन पेन में जो लिखने का गुण है वो तो नहीं नष्ट होगा ना। तो भाई पदार्थ क्या है, नाशवान है, जबकि विचार क्या है आपके, वो नश्वर नहीं है। वो कैसे हैं, वो आगे तक चलते रहेंगे, मतलब कि वो सत्य हैं। जबकि पदार्थ क्या बचे, क्षणभंगुर है, असत्य है, नश्वर है। जैसे ये पेन है, आज ये पेन टूट जाएगी तो हम क्या करेंगे, पेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, इस पेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि ये किसी पदार्थ से बनी हुई है। लेकिन हम अगली पेन लेकर के आएंगे ना, और अगली पेन लेके आएंगे तो उसमें गुण वही होगा, लिखने का। तो लिखने वाला गुण पेन का कभी भी खत्म नहीं होगा, बशर्ते कि आपको पेन बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो आदर्शवादियों ने कहा कि भैया आपको एक बात याद रखना है कि किसी का विचार नहीं बदल सकता। अगर किसी का विचार बदल रहा है तो वो आदर्शवादी नहीं है। पदार्थ क्या है, बदल सकता है, लेकिन विचार नहीं बदलेगा, विचार निश्चित होगा। तो वो कहाँ आएगा, वो आपका आइडियलिज्म में आएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने कर दी थी, कौन से ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने क्या है भाई इसकी शुरुआत कर दी, तो आप कहोगे कि आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो भाई प्लेटो का नाम तो सुने ही होंगे, है ना, प्लेटो का नाम आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो भैया सुन लीजिए कि ये जो आपके प्लेटो हैं, इन लोगों में भाई इसको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा बातें की है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये इन्हीं लोगों ने क्या किया, इस वाद को, इस वेस्टर्न फिलॉसफी को निकाला। तो ये कैसा है, एक पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन में हमें और कौन कौन से दर्शन पढ़ने हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, और एक हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक। चलिए तो बिना देरी को ये अब आप हमें बताइए कि क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको पूरी बातें समझ में आ रही हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। चलें, एक बार सारे बच्चे हमको कमेंट करके बता दें कि यस मैम हमको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं, ताकि फिर हम आपको आगे शुरू करें। जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करें बच्चे, फिर हम चलेंगे आगे, ठीक भाई। चलें, अब भाई कोई बात नहीं रह गई ज़्यादा, अब ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको जो बातें मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहली बात जो आप जानेंगे यहाँ से, कुछ आइडियलिस्टिक के नाम,
कुछ क्या है आपको कुछ आइडियलिस्ट जो हैं उनके नाम आपको जानना है, मतलब कुछ आदर्शवादी हैं। क्या करना है आपके, कुछ आदर्शवादी हैं, कुछ आदर्शवादी हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं, क्या आप में से कोई बच्चा जानता हो? अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो भाई जानता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि यस मैम, हम कुछ आदर्शवादियों का नाम जानते हैं। हमें नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो 2-4 आदर्शवादियों का नाम ना जानता हो, क्योंकि भाई आज का ज़माना नहीं रह गया कि जब हम एकदम जीरो हैं। अब कोई भी बच्चा जीरो नहीं है। शिक्षक क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन देता है, बाकी सारा काम कौन करता है, खुद बच्चा कर लेता है। तो आप भाई सक्षम हो, आप जल्दी से हमें बताएंगे कि कुछ आदर्शवादियों का नाम बताइए। चलिए तब तक मैं आपको बताती हूँ, फिर आप भी हमें बताएंगे। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूँ कि कुछ आदर्शवादियों के नाम बताइए, कुछ आदर्शवादी, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कांट। आप क्या लिखेंगे भाई, कांट लिख देंगे। एक बार मैं मार कर देख लूँ भाई, मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। एक बार मैं कांट लिखती हूँ। दूसरा आप लिखेंगे बर्कले, दूसरा आप लिखेंगे बर्कले। ये कौन से हैं, ये आपके वेस्टर्न वाले हैं। मैं आपको अभी इंडियन फिलोसफर का भी नाम बताऊंगी जो आदर्शवादी विचारधारा में अपना रोल प्ले किए थे, या जो आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे। जबकि अभी मैं किसका नाम बता रही हूँ, ये वेस्टर्न फिलोसफर हैं जो आदर्शवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो कांट हो गए, बर्कले हो गए, लाइबनीज हो गए, लाइबनीज हो गए, हीगल हो गए। ठीक है, कौन कौन, कांट हो गया, बर्कले हो गया, लाइबनिज हो गया, हीगल हो गया। एक फिसे नामक वैज्ञानिक थे, मतलब कि क्या हो गया, फिशे हो गए। देखते रहिएगा, जितने भी आदर्शवादियों का नाम है ना आपको याद होना चाहिए। अब आप आएंगे पेस्टालॉजी। कौन भाई हो गए आपके, पेस्टालॉजी जी हो गए। और कोई बताए, क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ लोगों का नाम जानता है, तो आप हमें बता सकते हैं। डेकार्ट हो गए, स्पिनोजा, वेरी गुड। क्या करेंगे हम कहेंगे ये डेकार्ट हो गए, डेकार्ट, स्पिनोजा, डेकार्ट हो गए, स्पिनोजा हो गए। ठीक, तो कुल मिलाकर आदि लिख सकते हैं। अभी और भी हैं, अभी और भी ऐसे लोग हैं जो आदर्शवाद से ताल्लुकात रखते थे। और आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन से आदर्शवादी नहीं है, या निम्न में से कौन से प्रकृतिवादी नहीं है, निम्न में से कौन से रियलिज्म से संबंधित दार्शनिक नहीं है। तो आपको भैया नाम याद होगा, तभी तो आप ऐसे सवाल कर पाओगे। तो आशा करते हैं कि इन नामों को आप याद करेंगे और हमें बताएंगे। कल की क्लास में हमें आप याद करके इसको समझाएंगे। तो ठीक है, चले आगे। अगर आपको याद करना हो तो और भी याद कर सकते हैं। कामेनियस हो गए, कामेनियस मैंने लिखा तो आप लिख सकते हैं। एक कामेनियस का नाम लिख लीजिए, है ना, कामेनियस बहुत फेमस है इसलिए मैंने लिखा दिया। एक जेंटाइल है, जेंटाइल का नाम भी आप लिख सकते हैं, है ना। जेंटाइल भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो ये कैसे हो गए, ये आपके पश्चिमी दार्शनिक हो गए। ये कैसे हैं, सारे आपके पश्चिमी दार्शनिक हैं। कैसे हैं, पश्चिमी दार्शनिक हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे दार्शनिक का नाम लिखवाएंगे जो आदर्शवाद में ही मतलब कि अपना पूरा सब कुछ मानते थे आदर्शवाद को, लेकिन वो कौन से थे, वो भारतीय वाले दार्शनिक थे। तो चलिए अब हम लिखते हैं कौन कौन से भाई, भारतीय दार्शनिक। पहले तो लिख देंगे आदर्शवादी। ये आदर्शवादी तो थे ही, लेकिन कैसे आदर्शवादी थे, तो आप कहेंगे भारतीय आदर्शवादी। मतलब कि भारत में कौन कौन से ऐसे दार्शनिक हुए, भारत में ऐसे कौन कौन से दार्शनिक हुए जो लोग किसको मानते थे, जो मानते थे आपके आदर्शवाद को। तो जरा बताइए, कोई बता सकता है कि आदर्शवाद को मानने वाले कौन कौन से आपके भारतीय दार्शनिक थे। तो आप कह देंगे गांधी जी। सबसे पहले आप बता दोगे कि मैम गांधी जी थे। कौन से थे, गांधी जी थे, जिन्हें आप प्यार से भाई महात्मा गांधी बोलते हो। दूसरा आप बता सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। वैसे तो बहुत लेख थे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा नाम लिख लें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भाई ये बोर्ड थोड़ा सा कम काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अरविंद जी थे, या जिन्हें आप अरविंदो बोलते हो, है ना, अरविंदो। बोर्ड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में
अलग अलग कलर दे दे रहा है, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगा कि ठीक दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक, गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अरविंद हो गए, और आप लिख सकते हैं विवेकानंद जी का नाम। किसका नाम लिख सकते हैं? विवेकानंद जी का नाम, विवेकानंद जी। ठीक, ये आदि, मतलब ये ऐसे दार्शनिक थे जो क्या आदर्शवाद को मानते थे, जो विचारों की सत्ता को सर्वोत्तम मानते थे, और क्या है, पदार्थ को नश्वर मानते थे। तो अब आपको पता चल गया कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद शब्द कहाँ से आया, और आदर्शवाद कैसा दर्शन है। अब उस पर हम बातचीत करेंगे कि आदर्शवाद की अवधारणा क्या है। ठीक, तो आपने अभी तक जितना भी जाना, मैं आपको रिकैप भी करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप पढ़ेंगे आदर्शवाद की अवधारणा। क्या पढ़ेंगे बच्चे? आदर्शवाद की अवधारणा। मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आदर्शवाद का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैंने बता दिया कि जो आदर्शवाद है ये आइडियलिज्म शब्द से निकल करके आया है। ये आदर्शवाद इंग्लिश के आइडियलिज्म शब्द से ही निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है विचार। विचार तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी आपकी क्या विचारधाराएं हैं। जैसे किसी एग्जाम को लेकर के हमारी क्या विचारधारा है, किसी वाद विवाद कोई हो रहा है, उस पर हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा वहाँ पर अलग हो सकती है। उसी प्रकार वाद, अगर आपसे पूछा जाए कि वाद क्या है, एक तो आप लिखेंगे विचारवाद। ये क्या है? विचार प्लस वाद। पर अगर आपसे कोई पूछे मैडम ये वाद क्या है, तो वाद क्या है भाई? कोई भी विचारधारा जब व्यापक रूप ले ले। आप यहाँ लिख सकते हैं कोई भी विचारधारा, लिखिएगा कोई भी विचारधारा जब व्यापक रूप ले ले, जब व्यापक रूप ले ले, व्यापक रूप ले लेती है तो उसे ही वाद कहते हैं। वाद कहते हैं। अब चाहे वो आदर्शवाद हो, अब चाहे वो प्रतीकवाद हो, या फिर आप कह दें कि भैया प्रयोजनवाद हो, या कह दें अस्तित्ववाद हो, या फिर आप आतंकवाद भी कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं, किसी वाद का मतलब है कि कोई ऐसी विचारधारा जो बहुत ही व्यापक रूप ले ले, कोई ऐसी विचारधारा जो व्यापक मतलब समस्त लोग, या आप कहते हैं विश्व में, या कहते हैं आप किसी एक देश में पूरी तरीके से फैल जाए, तो उसको आप वाद कह देंगे। तो ये हो गया विचारवाद। मतलब कि ये क्या करते थे? विचारों को सर्वोपरि मानते थे, पदार्थ की क्या है? उपेक्षा करते थे। आदर्शवादी क्या करते थे? विचारों को सर्वोपरि मानते थे, जबकि वो किसको? पदार्थ को क्या है? पदार्थ की उपेक्षा करते थे। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। आदर्शवादी, यहाँ लिखिए आदर्शवादी विचारधारा या आदर्शवादी विचारों को सर्वोपरि मानते थे तथा भौतिक जगत का, या फिर कह लीजिए पदार्थों का, भौतिक जगत कीजिए या फिर पदार्थों का, तथा पदार्थों की उपेक्षा करते थे। बात समझ में आई? कि ये लोग कहते थे कि भाई जो कुछ है विचार ही है, पदार्थ कुछ भी नहीं, क्योंकि पदार्थ क्या है? नश्वर है। पदार्थ क्या है? क्षणभंगुर है। पदार्थ क्या है? नष्ट होने वाली चीज़ है। और जिस चीज़ में परिवर्तन होता है, जो चीज़ें परिवर्तनशील होती है, वो कभी सत्य नहीं हो सकती है। जो चीज़ों में क्या है? परिवर्तन हो रहा है, बार बार चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें कभी सत्य नहीं हो सकती है। ऐसा कौन कहता था? ऐसा आइडियलिज्म वाले कहते थे। ऐसा कौन कहता था? आपके आदर्शवादी कहते थे। तो क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई या फिर नहीं? अगर समझ में आई हो तो बताइए, फिर हम चलेंगे आगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से भाई समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चलें, अब आप देखेंगे कि ये प्रथम किसको मानते थे। मतलब मैं कह दूं, जैसे छोटे भाषा में अगर समझना हो कि जो आदर्शवाद था, ये आदर्शवाद था किसको किसको मानता था, तो आप कहोगे भाई दो चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो आध्यात्मिकता, या फिर एक को कह सकते हैं आपकी विचार। क्या विचार को ये मानता था? और दूसरे अगर आप कहेंगे कि एक भाई पदार्थ होता है, तो किसको ये सत्य मानता था?
पदार्थ को सत्य मानता था या फिर विचार को सत्य मानता था, तो आप क्या कहोगे जरा बताना। आप कहोगे मैम ये जो था विचार और ये जो था पदार्थ, इनमें ये सत्य किसको मानता था, तो आप कहेंगे कि इनमें ये सत्य मानता था किसको, विचार को। विचार को ये सत्य मानता था, क्या मानते थे, सत्य मानते थे, या फिर क्या इसको निश्चित मानते थे, या फिर आप कह सकते थे ये कहते थे कि भाई ये जो विचार है ये क्या है, ये सत्य है, निश्चित है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, मतलब ये नाशवान नहीं है, ये विचार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको ये प्रथम स्थान देते थे। क्या देते थे, इसको ये प्रथम स्थान दे देते थे, जबकि पदार्थ को ये क्या करते थे, पदार्थ को ये द्वितीय स्थान हमेशा देते थे। चले आगे बच्चे, पदार्थ को क्या देते थे, ये द्वितीय स्थान देते थे, जबकि ये विचार को प्रथम स्थान देते थे। अब मैंने बता दिया कि विचार क्या है और पदार्थ क्या है। मैंने पेन का एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिया कि पेन क्या भी है, नष्ट हो जाती है, लेकिन इसका जो लिखने वाला गुण है वो विचार है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। पेन आप दूसरी ला लोगे, लेकिन वो पेन लेकर आओगे तो वो भी लिखने का ही काम करेगा, किसी और चीज़ का काम नहीं होता पेन का। तो पेन का लिखने वाला जो गुण है वो सार्वभौमिक है, वो सत्य है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। जबकि जो पदार्थ है, आपका ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़े की बात है और बहुत अच्छी सी बात है। आप कहेंगे कि जो आपका ये पदार्थ है ना, देखिएगा ये जो आपका पदार्थ है, पदार्थ कैसा है, तो आप कहोगे ये नाशवान है। कैसा है, ये नाशवान है, मतलब कि ये क्या है, ये नष्ट हो जाएगा। ये कैसा है, क्षण भंगुर है। क्या भैया, ये क्षण भंगुर है और ये असत्य है, ये असत्य है, इसीलिए आदर्शवादी इसको कभी भी नहीं मानते हैं। कहते हैं क्या है, ये इसका द्वितीय स्थान है, सर्व पहला स्थान किसका है, आपके विचारों का होता है। चले, तो विचार ही क्या है, विचार ही इनके अनुसार प्रथम वरीयता रखते हैं और पदार्थ इनके अनुसार द्वितीय वरीयता रखते हैं। चलिए, यहाँ तक बात आ चुकी हो तो चलते हैं आगे। अब ये, क्योंकि ये कैसे हैं, ये नाशवान है या फिर ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये अभी तक आपने क्या पढ़ी, आदर्शवाद की विचारधारा पढ़ी, ठीक, कि आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम चलेंगे कि आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, या आप उनको विशेषताएं समझ सकते हैं कि आदर्शवाद के जो सिद्धांत हैं या जो विशेषता हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए एक नई हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार जगत। अच्छा, पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आदर्शवाद अनुसार जगत, वही बात है, बस इस तरह से करके आपके एग्जाम में देगा। आदर्शवाद के अनुसार जगत बोलेगा आपसे कि आदर्शवाद के अनुसार जगत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार जगत कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, हमें कोई बताएगा कि आदर्शवाद के अनुसार जो आपके जगत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो आदर्शवाद के अनुसार जगत है वो दो जगत होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट इसको लिखिए, इसे आप क्या है, इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे जगत होते हैं। आप कहोगे एक तो है मैम भौतिक जगत। कैसा जगत है, एक आपका भौतिक जगत है। कौन सा जगत, भौतिक जगत। और दूसरा आपका क्या होता है, आपका आध्यात्मिक जगत। अब मन लगाकर समझिएगा, बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत। पहला कौन सा जगत है, तो पहला आप कहोगे मैम भौतिक जगत है, और दूसरा आप कौन सा कहोगे, दूसरा है मैम आपका आध्यात्मिक जगत। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चले, अब ये आपका हो गया भौतिक जगत और ये हो गया आपका आध्यात्मिक जगत। अब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या होता है, आपसे पूछेगा कि भाई भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अगर आपसे अंतर कोई पूछ ले तो क्या अंतर होता है, कोई बताएगा क्या, किसी को पता है क्या कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या होता है। तो बस यही बात आपको समझना है जो आदर्शवादियों ने कहा था। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि भौतिक जगत, ऐसे लिखिए, भौतिक जगत क्षण भंगुर है। क्या है, भौतिक जगत, भौतिक जगत क्षण भंगुर है। कैसा मेरे भैया, भौतिक जगत क्षण भंगुर है, मतलब कि भौतिक जगत नाशवान है। भौतिक जगत क्या है बेटा, तो भौतिक जगत जो है वो आपका नाशवान है, क्षण भंगुर है और ये असत्य है।
क्या है बच्चे, ये असत्य है, ये क्या है, सत्य नहीं है, इसलिए हम इसे क्या है, नहीं मानते हैं। और दूसरा क्या है, ये आपका आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, तो आप कहेंगे ये सत्य होता है। कैसा होता है, सत्य होता है। और इस सत्य को आप कहीं भी मान लो, पेन का काम कहीं भी ले जाके दे दो तो हर आदमी बताएगा कि पेन का काम लिखना ही होता है, लेकिन पेन अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या होता, हमेशा सत्य होगा, शाश्वत होगा, निरंतर चलेगा। कैसा होगा ये शाश्वत होगा। और ये क्या है, आपका निरंतर चलने वाला होगा। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये निरंतर चलने वाला होगा और निश्चित होगा। तो ये कहा जाता है। तो आदर्शवाद के अनुसार अगर कोई पूछे कि जगत कितने प्रकार के है ना, आदर्शवाद के अनुसार जो जगत है वो कितने प्रकार के हैं, तो आदर्शवाद के अनुसार जगत आपके दो प्रकार, एक तो भौतिक जगत, मतलब क्या हुआ आपका, ये जो दुनिया की चीजें हैं, आप खाना सोना रहना पसंद कर रहे हो, और दूसरा क्या है, विचार, आध्यात्मिक चीजें जिसे आप करें, मन, आत्मा, इन सब चीजों पर क्या है, ये फोकस करता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। अभी पूरी क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्या करूँगी, छोटा छोटा टॉपिक के रूप में और उसको समझा दूंगी, जिससे जब आपको एग्जाम में प्रश्न आए तो इतनी कहानी ना भी याद रहे आपको, तब भी आपका काम हो जाए। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि यह विचारों, भावों एवं आदर्शों को मानता है। एक कोटेशन आपके एग्जाम में आती, लिखिए, यह विचारों, भावों एवं आदर्शों का संसार है। यह विचारों, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यह विचारों, आदर्शों, क्या है, ये किस एग्जाम में आया था, मेरे ख्याल से ये पीजीटी के एग्जाम में आया था, ये पीजीटी के एग्जाम में आया था कि यह विचारों, आदर्शों एवं भावनाओं का संसार है, एवं भावनाओं का संसार है। बात समझ में आई? ये कोटेशन पूछा जाता है, ये कोटेशन किससे रिलेटेड है, मतलब ये दे देगा कि यह विचारों, आदर्शों एवं भावनाओं का संसार है, ये आदर्शवाद से रिलेट करता है, या फिर प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, या फिर अस्तित्ववाद। ये परिभाषा है या ये जो कोटेशन है किस वाद से रिलेट कर रही है, तो आप बताएंगे ये किसने कहा था भाई, ये आदर्शवादियों का ही होता है, इसको हमारे आदर्शवादी मानते हैं। ये कहते हैं कि जो मानवीय प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आध्यात्मिक होती है। लिख लीजिए, कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी भाई जरूरी है। मानवीय प्रकृति, मानवीय प्रकृति आध्यात्मिक होती है। कैसी होती है बच्चे, आध्यात्मिक होती है। मानवीय प्रकृति कैसी होती है, आध्यात्मिक होती है। ये मन, आत्मा और अध्यात्म को ही मानते हैं, मतलब ये सब कुछ मिलाकर क्या होता है, विचार। और एक अगला जगत कौन सा है, तो आप कहेंगे अगला जगत हमारा होता है मैडम फिजिकल संसार जो है आपका वो हो जाता है। यहाँ तक आपको आ चुका हो तो बताइए, ठीक है। उदाहरण में आप चाहिए तो पेन वाला एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। उदाहरण में अगर आपको लिखना हो तो पेन का एग्जाम्पल है ना, पेन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि जो पेन है नश्वर है। एक दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं, गुलाब का फूल, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं गुलाब का फूल। अब मैं उसको समझा दे दूँ, उसको एग्जाम्पल लिखवा नहीं सकती पर मैं समझा दे। गुलाब का फूल, जैसे एक ही पुष्प है गुलाब, लेकिन आप देखोगे एक ही पेड़ में कई सारे पुष्प लगे हुए होते हैं। मतलब गुलाब का एक पौधा आपने लिया, उसमें बहुत सारे फूल लगे होंगे, लेकिन कोई गुलाब बहुत बड़ा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई इससे भी छोटा होगा, कोई और छोटा होगा, है ना। तो गुलाब तो वही है, पौधा वही था, गुलाब भी था, लेकिन सबके आकार में परिवर्तन था। लेकिन जो एक चीज थी जो सत्य है, उसकी सुगंध। गुलाब के फूल की जो सुगंध है बच्चों, वो हर एक गुलाब में सेम होगी। अगर आपने एक कोई पेड़ से कोई गुलाब तोड़ा है तो आप चाहे तो इस वाली टहनी से तोड़िए, उसकी भी महक वही होगी, दूसरी टहनी से तोड़िए, उसकी भी महक होगी, तीसरी से तोड़ेंगे तब भी उसकी महक वही होगी। हो सकता है उसका आकार परिवर्तित हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए। ये तो क्या कहा कि फिजिकल जगत जो है वो नश्वर है, जो भौतिक चीजें हैं वो नश्वर हैं, लेकिन आपका जो विचार है। गुलाब का फूल किस लिए जाना जाता है, फूल तो बहुत है, लेकिन हम गुलाब का फूल क्यों जानते हैं, गुलाब का फूल अपनी सुगंध के लिए ही समझा जाता है। गुलाब का फूल की सुंदरता, उसकी सुंदरता किससे होती है, उसकी सुगंध से होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो उसकी सुगंध है वो शाश्वत है, वो नश्वर नहीं है, वो क्या है, सत्य है, वो
हर एक फूल में वही सुगंध होगी। आप कोई भी फूल लेकर के उस पेड़ का देख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको विचार, भावना, अध्यात्म, पदार्थ और मन विचार सबकी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाई आदर्शवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके साथ ही अगर थोड़ी एक और बात कर लें कि यह सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। क्या यह सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्या बच्चे, सत्यम शिवम सुंदरम को मानता है। अब आप कहोगे मैम ये सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, या ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब वो नहीं कि क्रीम लगा के, फेयर लवली लगा के गोरे बन जाओ, वो वाली ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब है कि सत्यता, विचारों में सुंदरता, है ना। ब्यूटी का मतलब है कि विचारों में सुंदरता। सत्य क्या है भाई? जो चीजें, जैसे कि गुलाब का जो महक है, गुलाब में जो खुशबू है, वो तो सत्य है। अगर मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल लेकर के ही समझा देती हूँ। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ समझाते हैं कि जो सत्य है, सत्यम क्या है? आप कहोगे जो सत्य है, जो सत्य है उसको आपने क्या कह दिया? सत्यम। जो सत्य है उसको आपने क्या कह दिया बच्चे? सत्यम। मतलब कि जो चीजें एकदम रियल है। दूसरा आप कहें जो शिव है, इसको कहते हैं वही शिव है। आप कहते हैं इसको भाषा में अभी लिखिए, वह क्या है? शिव है। वह क्या है? शिव है। जो सत्य है वो क्या है? शिव है। शिव का मतलब यहाँ क्या है पता है आपको? तो आपको अगर शिव का मतलब यहाँ अच्छा, शिव का मतलब यहाँ पर किस चीज से लिया गया है? अच्छा से लिया गया है। ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। गुडनेस मतलब ये, इसको हम अच्छे से लिए गए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। अब जब सुंदरम की बात आएगी तो सुंदरम का मतलब क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि सुंदर भी है। तो मतलब आप कहोगे सुंदर भी है, सुंदर भी है। और सुंदर भी है का मतलब ये नहीं है कि भैया ब्यूटी लगा लो, फेयर लवली क्रीम लगा लो और सुंदर बन जाओ, आईलाइनर लगा लो, मेकअप कर लो और सुंदर बन जाओ। उस सुंदरता की बात ये नहीं कर रहे हैं हम। मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, अध्यात्म की सुंदरता के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फेयर लवली लगा करके गोरे बनने की सुंदरता की बात कर रहे हैं, या फिल्टर लगा के, है ना। तो तब तो फेयर लवली का जमाना एग्जाम्पल था। अब तो हम क्या है ना, बिना फेयर लवली लगाए, बिना कोई फेस वॉश लगाए, बिना कुछ किए, है ना, कैमरे की फिल्टर से हम ब्यूटी क्वीन लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ क्या है? जो सत्य है, सत्यम का मतलब जो सत्य है, शिवम मतलब वह शिव है। वह शिव का मतलब वो अच्छा है। जो चीजें सत्य होती है वही हमको अच्छी लगती हैं। कई बार आप असत्य के साथ चले तो जाते हो, लेकिन वो मन से आप सोचो तो वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। जो चीजें सत्य हैं वो चीजें आपको अच्छी भी लगी और वह सुंदर भी है। मतलब कि यहाँ आपकी सकल सूरत वाली सुंदरता नहीं देखी जा रही, यहाँ आपकी वैल्यू, यहाँ आपके गुण, यहाँ आपकी नैतिकता देखी जा रही है कि आप सुंदर हैं कि नहीं। सत्यवादी व्यक्ति, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि सत्यवादी व्यक्ति, ऐसे लिखिए, सत्यवादी व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति सुंदर रहता है, सुंदर होता है। अब ऐसा नहीं कि सत्यवादी व्यक्ति सुंदर होता है। जो सत्यवादी होगा, जो शिव होगा, वो अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब है कि आप सत्य को मान रहे हो। जो व्यक्ति सत्य को नहीं मान रहा है, झूठ को मान रहा है, भले आपके सामने वो लाख सुंदर बन ले, आपके सामने वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, उसको लगे अरे भाई हमसे सुंदर दुनिया में तो कोई है नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके एक बात रह जाती है कि भाई मैंने गलत किया है किसी के साथ, मैंने क्या चोरी की है, मैंने डकैती की, मैं सच्चा तो नहीं हूँ, मैं अच्छा तो नहीं हूँ। भाषा में सौंदर्य भी अच्छा होगा। आप इसका क्या है? सौंदर्यता का मतलब होता है कि ये सौंदर्य मतलब आप बोल चाल अच्छे से रहे हो, किसी के साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, आपके गुण अच्छे हो, वो आपकी क्या होती है? सुंदरता होती है। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना रखना है कि सत्यम सुंदरम का, सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर आया था? उसको आदर्शवादी लेकर के आए थे, बस। ठीक, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा। हालांकि आपको ये सारी चीजें अगर आती रहेंगी तो कल को आपको किसी को पढ़ाना होगा तो आप भी उसे समझा देंगे, है ना। बाकी ये याद रखना कि सत्यम शिवम सुंदरम या ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ट्रुथ,
ब्यूटी एंड जो गुडनेस है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके आइडियलिज्म से ही रिलेट करती है। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको बात आ गई हो। चले अब ये अगर आपसे थोड़ी एक और बात पूछेगा कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, लिख लो आपको लिखना चाहो तो। तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। क्या बच्चे, अलग अलग नहीं है। ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये किसी एक ही व्यक्ति में, एक ही वस्तु में ये तीनों चीज दिखाई देती हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर सच्चा होगा तो वह अच्छा भी होगा। अगर आप हर चीज के लिए सत्य बोल रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो लोग आपको अच्छा कहेंगे और आप स्वयं भी अपने आप को अच्छा कह सकते हो और लोग भी आपको अच्छा कहेंगे। और जो व्यक्ति अच्छा है वो सुंदर है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो तो भैया शकल से आपकी सुंदरता गिनी जाए, नहीं, मन से, विचारों से आप क्या है, सौंदर्य हैं, आप क्या है, सुंदर हैं। तो क्या है, तीनों चीजें किसी अलग अलग नहीं है, ये क्या है, इन तीनों चीजों का गुणों एक ही वस्तु में दिखता है। लिख लीजिए, आप लिखते हैं इन तीनों गुणों को आप एक वस्तु या व्यक्ति में देख सकते हैं, व्यक्ति में देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जरूरी कॉन्सेप्ट था जो आपको भाई बताना था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो हम चले आगे बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि भाई समय क्या हो चुका है ना, एक बार देख लेते हैं। अभी हमारे पास समय है पर्याप्त, हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। ये पहली क्लास है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बेस बनाएंगे, क्योंकि ऐसा मतलब मुझे नहीं पता कि आप कितने एक्सपर्ट हो जब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे अध्येता हैं या जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे सीख रहे हैं, उनका पोजीशन क्या है। पोजीशन का मीन ये कि आप किन किन चीज़ों को जान रहे हो पहले से, तो जहाँ तक आप जान रहे हो उसके आगे हमको पढ़ाना है ना। तो आज मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रही हूँ, नेक्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा लेवल आपका अपर होगा, देन आपको फिर लगेगा कि आप यूजीसी नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी की कक्षा में बैठे हुए हैं। अभी तो आपसे कोई सवाल नहीं है, अभी तो सारे सवालों का जवाब आपकी मैडम ही दे रही हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भाई प्रिंसिपल्स की। ठीक है, अगर आप उसको एक शब्द में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है किसी एक परिघटना या एक वस्तु पर ही निर्भर करती है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है वो तीनों अलग चीजें नहीं है, वो किसी एक वस्तु या एक परिघटना पर ही लागू होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ से सुनते हैं कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत, आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत। देखो भाई, ये कलर क्यों बदल रहा है मुझे नहीं पता, मैं एक कलर लेती हूँ ये अपना 2 कलर देने लगता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई मुझे नहीं पता, है ना। तो इसमें वैसे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो नहीं हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हो रही होगी तब भी बता देना भाई, आपको दिख रहा होगा, इतना समझ पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट डे से ऐसी समस्या नहीं होने देंगे। आज थोड़ी सी हो रही है तो आप देख लेते हैं। ठीक, चलें अब चलते हैं भाई आगे कि आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है, या आप इनकी विशेषता कह देते हैं कि किन सिद्धांतों को ये ध्यान में रख करके पूरा कार्य करते हैं। किस सिद्धांत को ध्यान में रख के करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इनका सिद्धांत क्या क्या है। जैसे आप कहोगे कि अभी तक में जो जाना उससे क्या आप कोई एक सिद्धांत निकाल सकते हो क्या। अभी तक में आपने जो जो चीज़ें जानी उनमें से कोई एक सिद्धांत आप निकाल सकते हो क्या। आप बोलोगे हाँ, एक तो निकाल सकते हैं कि आध्यात्मिकता का सिद्धांत। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि क्या है आध्यात्मिकता का सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत है उसका नाम आप लिखेंगे आध्यात्मिकता। ठीक है भाई, आध्यात्मिकता का सिद्धांत। वैसे आपने ये सिद्धांत के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने उसे सिद्धांत का नाम नहीं दिया था लेकिन आपने पढ़ लिया। सोचो कैसे, पूछो कैसे, तो अभी बताती हूँ कैसे। आपने पढ़ा था अभी आदर्शवादी परिकल्पना के बारे में। समझ लीजिए क्या एक प्रकार की आदर्शवादी परिकल्पना है। क्या है मेरे भाई, आदर्शवादी
परिकल्पना, वो क्या सोचते थे उसके बारे में यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। आदर्शवादी, जी भाई क्या हो रहा है बोर्ड में? आदर्शवादी परिकल्पना। अब ध्यान से सुनना कि हम यहाँ क्या बताएं। वही दो बात यहाँ आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले सिद्धांत का नाम हमने क्या बताया कि आदर्शवाद की आध्यात्मिकता का सिद्धांत। अब इसमें वही दो चीजें आएंगी। क्या दो चीजें आएंगी? अभी आपको बताई गई थी। एक आएगा आपका आध्यात्मिक जगत, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, हालांकि ये चीजें मैंने आपको समझाई है। एक आएगा आपका आध्यात्मिक जगत और दूसरा आएगा आपका भौतिक जगत। दूसरा क्या आएगा? भौतिक जगत। हमें किसको मानना है? हमें भौतिक जगत को बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है मैं समझा देती हूँ। भौतिक जगत क्या है बच्चे? तो आप कहोगे मैम भौतिक जगत आपका नश्वर है। भौतिक जगत क्या है? नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, ये असत्य है, इसलिए हम इसे सत्य नहीं मानेंगे। जबकि हम सत्य किसको मानेंगे? तो हम सत्य मानेंगे मैम इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सत्य मान लेंगे और इसको हम क्या है भाई? असत्य मान रहे हैं। ये क्या है? असत्य है, ये नश्वर है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। तो ये मन को मतलब विचारों में ले आओ, मन को, आत्मा को, आध्यात्मिकता को ये सत्य मानता है, भौतिक जगत को नेगलेक्ट करता है। भौतिक जगत को कहता है भैया तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर क्या बच्चे? कोई काम नहीं है। तो ये आपने देख लिया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला सिद्धांत आपको बताया था। दूसरा सिद्धांत, वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा का विचार। लिखिए सिद्धांत नंबर 2, उसका नाम क्या है? वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। विचार का सिद्धांत। बात समझ में आई? इसका सिद्धांत वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। अभी आपको समझाया गया थोड़ी देर पहले कि हम वस्तु को, पदार्थ को भैया नहीं मानते हैं, हम मानते हैं किसको? तो आप कहोगे कि आप मानती हैं मैम किसको? सिर्फ और सिर्फ हम विचारों को यहाँ महत्व दे रहे हैं। किसको? सिर्फ और सिर्फ विचारों को महत्व दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं विचार क्या है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया गया कि विचार क्या है? जो चीज़ें भैया निरंतर सत्य हैं, जो चीज़ें क्या है? क्षणभंगुर नहीं है, जो चीज़ें नष्ट नहीं हो पा रही हैं, उन्हें हम विचार कर रहे हैं। और विचारों को यहाँ पर सत्य माना गया है, विचारों को यहाँ सर्वोपरि माना गया है, जबकि पदार्थ की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। ठीक, तो ये सिद्धांत भी आपको पहले ही मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब आप देखोगे तो बड़े आसानी से आपको सिद्धांतों के नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक परिभाषा आती है कि हम पहले क्या? द्रव्य को मानते हैं, सॉरी, जो आपका द्रव्य है, पदार्थ है, उसकी अपेक्षा हम किसको? मस्तिष्क या फिर विचार को मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप समझना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा फिर से यहाँ लिख लीजिए। फिर से आपका क्या आएगा? भौतिक जगत, है ना, भौतिक जगत। और दूसरा आएगा आपका आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत। फिर से आप वही कहेंगे कि मैडम इनको तो हम सत्य मानेंगे, इनको क्या करेंगे? हम काट देंगे, क्योंकि ये विचार है। ये क्या है? ये आपका विचार है। और विचार कैसे है? आपका सत्य है, और हम इसी को मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये अनिश्चित है, ये भाई क्या है? बदल सकते हैं। तो इनको हम कभी दर्जा यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। ठीक, चलो इनको भी काट दो। अब आपका आता है आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। एक तीसरा सिद्धांत होता है आपका चौथा होगा, ये देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत लिखा है मैंने भाई। दूसरा लिखा था, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं। क्या? तीसरा, आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। मूल्यों का महत्व जो मैंने अभी आपको समझाया है, सारी बातें उसी से ये निकला हुआ है ना। जो जितनी बातें मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाई, वही कॉन्सेप्ट क्या है? आपके एक प्रकार से सिद्धांत ही है। वो कॉन्सेप्ट क्या? आपके एक प्रकार के सिद्धांत ही हैं। तो आपको क्या करना भाई? सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर समझना है। अब आध्यात्मिक मूल्यों में वही 3 मूल्य आएंगे आपके। कौन से 3? तो आप कहोगे सत्यम, है ना, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम और क्या है भाई? सुंदरम। सत्यम शिवम और सुंदरम, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस जो है आपकी, वही आपका क्या है भैया? आध्यात्मिक मूल है। इसी का आपको क्या है? विकास करना है।
ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस का। अब ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस क्या है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, तो आशा करते हैं कि यहाँ दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप क्लास फर्स्ट के बच्चे नहीं हो, आप क्या है ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आप, तो अब आपको बार बार ये चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी। यहाँ तक आपको समझाएं, ये क्या आपका भैया कह दो, लिख लो एक बार कि भाई इंग्लिश में कहता है ट्रुथ, और क्या है ये सुंदरम, वैल्यू लिख लीजिए, गुडनेस लिख लीजिए, है ना। अरे भाई ये तो बोर्ड मुझसे नहीं चलता, मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रुथ, है ना। क्या लिखते हैं, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, ये आपके 3 मूल तत्व हैं जिनको यहाँ पर माना जाता है। ठीक, चलिए अब चलेंगे आपके नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। चौथा सिद्धांत क्या है, मन का सिद्धांत। चौथा आपका सिद्धांत क्या होता है, मन, या फिर आप कह सकते हैं आत्मा, मन या फिर आत्मा का सिद्धांत। बात समझ में आई, मन अथवा आत्मा का सिद्धांत, भाई इसी को तो ये सत्य मानते हैं, इसी चीजों को क्या है बच्चे, ये सत्य मान रहे हैं कि मन एवं आत्मा का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल ट्रुथ है। यहाँ पर इस चीज के लिए भाई ये बहुत खुश हैं, वो इसी को मान रहे हैं कि जगत जो है ना, ये जो आपका भैया कौन सा जगत है, एक मिनट बच्चे, बस एक, ठीक चले, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ये जगत है और ये आत्मा है, ये क्या है, एक जगत है, ये क्या है आपकी आत्मा है। यहाँ पर जो आत्मा है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, सत्य मान रहे हैं, इसी को यहाँ पर हम सत्य मानेंगे। ये यहाँ पर जगत में क्या होगा, एक ईश्वर होगा, ये ईश्वर। व्यक्ति अलग अलग होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या है, ईश्वर को मान रहा होता है। तो ईश्वर क्या है यहाँ पर, सत्य है। ईश्वर क्या है यहाँ पर, सत्य है। आप भी ईश्वर को मान रहे हो, अगला भी मान रहा है, वो भी मान रहे हैं, हम हर लोग व्यक्ति को मान रहे हैं, हर एक व्यक्ति ईश्वर को मान रहा है। लेकिन जब हमारी शकल सूरत तो आपसे नहीं मैच कर रही, ना आपकी हमसे मैच करी, तो व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन जो सत्यता है, जो सत्य है, वो ईश्वर है। और हम सब किसको मान रहे हैं, एक प्रकार से तो आप कहोगे कि ईश्वर को मान रहे हैं, ठीक है, ईश्वर को मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कौन सी जगत है, अब जब आप 2 जगत को बांटोगे कि मैम एक भौतिक है, तो भौतिक वाले जगत को आप क्या कह दोगे फिर से, कि भौतिक जगत तो भैया क्या, नश्वर है। ये जो आपका आध्यात्मिक जगत था ना, आध्यात्मिक जगत में क्या है, आत्मा है, ईश्वर है, मन है, इन सबको ले लोगे, लेकिन भौतिक जगत को आप नहीं मानोगे। तो ये जो भौतिक जगत है ये क्या है आपका, नश्वर है। तो इसे भी आप यहाँ पर समझ लेंगे। इसके बाद चलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है, व्यक्तित्व का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है एक आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है मेरे भाई, व्यक्तित्व का सिद्धांत है। व्यक्तित्व का सिद्धांत अब समझ में आएगा। जरूरी बात क्या है कि भाई व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी बालक हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जाता है। और किस हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, अध्यात्म में, मन, आत्मा, विचारों में शुद्धता हो, विचारों से उनके क्या है, आध्यात्मिकता का विकास कीजिए, और उनके क्या है, व्यक्तित्व का विकास कीजिए। व्यक्तित्व विकास को यहाँ पर सबसे अच्छा माना गया है। क्या है, व्यक्तित्व विकास को यहाँ पर बच्चे सबसे अच्छा माना गया है। यहाँ क्या है, आध्यात्मिकता की पूर्णता, आध्यात्मिकता की जो पूर्णता है उसे ही आप क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। मतलब जब आप आध्यात्मिक रूप से पूर्ण ज्ञान आपको हो जाए, या आध्यात्मिकता आपके रग रग में आ जाए, तब क्या कहेंगे, आध्यात्मिकता की पूर्णता हो जाएगी, तो आपसे कहा जाएगा आपके व्यक्तित्व का बच्चे विकास हो गया है। क्या बच्चे, व्यक्तित्व का विकास यहाँ पर हो गया हो। एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं आप विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। विभिन्नता में एकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत। और भी कुछ सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, मैं पहले से बता देती हूँ कि कुछ सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतने सारे सिद्धांत आप बता दिए। विभिन्नता में एकता क्या, कि हर व्यक्ति विभिन्न है, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन हर व्यक्ति ईश्वर को मान रहा है। तो ईश्वर क्या है, सत्य है, एक है,
और बाकी हम लोग क्या है, विभिन्न हैं। उसी को यहाँ पर कहा गया कि विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। अब आपको जो समझना है वो बात होगी कि यहाँ पर कि ये सारी विचारधारा आपके आदर्शवाद से जुड़ी थी। अब आपको देखना है कि आदर्शवाद को शिक्षा से कैसे जोड़ते हैं, आदर्शवाद में शिक्षण विधियां कैसी होती हैं, आदर्शवाद में करिकुलम कैसे होता है, और आदर्शवाद के शिक्षक कैसे होते हैं, और आदर्शवाद के विद्यार्थी कैसे होते हैं। कुल मिलाकर हमको क्या पढ़ना है, कुल मिलाकर हमें अब ये पढ़ना है कि आदर्शवादियों को हम शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि भैया हम तो शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, हमें दर्शन शास्त्र क्या लेना देना मैम, सच बात है हमें दर्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चे ये क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी ही है। वेस्टर्न फिलॉसफी में शिक्षा के विषय में क्या कहा गया है वो अब हम जानेंगे। अभी तक जो था ना वो एक प्रकार से ट्रेलर था आदर्शवाद का, लेकिन अब जो असल मायने में पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। तो चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आदर्शवाद और शिक्षा, क्या मेरे भाई, आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद और शिक्षा कैसी है, आदर्शवादी की शिक्षा कैसी होती है, कोई बच्चा बताएगा क्या? भाई कहाँ गई मेरी प्रीवियस स्लाइड? अच्छा ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। फिर से देखेंगे। आदर्शवाद और शिक्षा, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर समझाती चलूंगी, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आदर्शवाद और शिक्षा, अब जब आप आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा देंगे तो कैसे शिक्षा देंगे? आदर्शवादियों के अनुसार जब आप शिक्षा देंगे तो वहां सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो विकास करेंगे वो किस चीज का विकास करेंगे, कोई बताएगा? सबसे पहले जो आप विकास करेंगे वो व्यक्तित्व का विकास करेंगे। किसका करेंगे? व्यक्तित्व का विकास करेंगे। ऐसी शिक्षा देंगे कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसी शिक्षा देंगे कि मूल्यों का विकास हो। किसका? मूल्यों का विकास हो। ऐसी शिक्षा दें कि आप आध्यात्मिक हो जाओ। क्या है? आध्यात्मिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। ऐसी शिक्षा आप देंगे कि भैया क्या हो जाए, विचारों का विकास हो। क्या है? विचारों का विकास, या फिर विचारों का विकास लिखना थोड़ा ठीक है, मतलब विचार आपके विकसित हो। तो ऐसी शिक्षा आपको बच्चों को देना है जिससे क्या है, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस का, जैसे मूल्यों का विकास हो गए, बच्चा पर्सनल डेवलपमेंट होते, ईश्वर, आत्मा, मन, विचार, मूल्य, इन सब चीजों पर क्या है वो समझ बना सके अपनी, ऐसी शिक्षा बच्चों को यहाँ पर देनी है। अगर पूछा जाए कि आदर्शवाद और अध्यापक, अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्शवाद और शिक्षक, मतलब कि आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो भैया ये शिक्षक को सर्वोपरि मानते हैं, ये शिक्षक को क्या है, सर्वोच्च स्थान देते हैं। ये शिक्षक को कैसा है, सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षक जो है क्या है, एक माली है। जिस प्रकार से क्या है, माली क्या करता है, पेड़ पौधों को पानी देता है, खाद पास देता है, उसको सेवन पालन करके उसमें फूल फल बीज उत्पन्न कराता है, उसी प्रकार से शिक्षक एक प्रकार का माली है। और उस माली के बगीचे के जो पौधे हैं वो कौन होता है, आपका विद्यार्थी होता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षक यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि है। शिक्षक का स्थान क्या है, सर्वोच्च है, या फिर क्या है, शिक्षक का स्थान यहाँ पर सर्वोपरि है। शिक्षक की विचारधारा को यहाँ पर माना जाता है। शिक्षक बच्चों को तभी सिखा सकता है जब वही क्या है, उसके पास कुछ करिकुलम होगा। आप कब बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जब उसके पास करिकुलम होगा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि आदर्शवाद शिक्षक को सर्वोच्च स्थान देता है कि बच्चे के सीखने में कौन मदद करेगा, बच्चों को सीखने में क्या है, शिक्षक ही मदद कर सकता है। शिक्षक एक प्रकार का माली होता है, और उस माली की जो बगीचे में पुष्प हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कौन है, आपके बच्चे होते हैं। वो उनको सिंचित करता है, वो उनका पालन पोषण करता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च स्थान कौन है, शिक्षक को यहाँ दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बालक कैसा होना चाहिए,
बालक नहीं लिखेंगे, गलत शब्द है, विद्यार्थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आदर्शवादी के हिसाब से विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, या आप इसे प्यूपिल बोलते हैं, हाँ इससे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, तो विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए जो अनुशासन में रहे। और विद्यार्थी क्या है, शिक्षक पर निर्भरता बनी रहे, शिक्षक के साथ साथ लगन से वो पढ़ाई लिखाई करे, शिक्षक के क्या है, सम्मान करे, शिक्षक की बातों को माने, ऐसा विद्यार्थी यहाँ पर होना चाहिए। और एक बात याद रखना कि जो यहाँ पर विद्यार्थी होगा उसका जो अनुशासन होगा, वो जो अनुशासन होगा, जो डिसिप्लिन होगा वो कैसा होगा, जो डिसिप्लिन है वो कैसा होगा। आप कहोगे वैसे तो 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं कि मुक्तात्मक हो गया, दंडात्मक हो गया, लेकिन देखो जो दंड वाला है ना, ये दंड वाला ये नहीं मानते हैं, ये स्वतंत्रता भी नहीं देते हैं, ये बच्चों को मुक्त भी नहीं करते कि भाई तुम एकदम मुक्त हो, हम तुमको कुछ कहेंगे ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि ठीक है आप कीजिए, आपकी जैसी मर्जी आप पढ़िए लिखिए, लेकिन आप स्वतंत्रता में नहीं रहेंगे, आपके ऊपर हमारा अनुशासन रहेगा। लेकिन ऐसा अनुशासन नहीं कि डंडा मारने वाला कि लो, ऐसा अनुशासन नहीं। आपको ऐसा अनुशासन करवाया जाए जैसे कि आपको दे दिया जाएगा ज़्यादा सा होमवर्क कि आप घर में जाके उद्दंडपन ना करें, ऐसे आपको ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाएगा ताकि जब आप घर जाएंगे तो आपको बहुत सारा काम रहेगा, तो कैसे उद्दंडपन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। आप कहोगे नहीं भैया मैडम हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहेगा, हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैडम जी ने तो हमको बहुत सारा काम दे दिया। तो ऐसा करवाइए आप बच्चों से, और भी उनको अन्य अन्य कामों में लिप्त कीजिए, कामों में व्यस्त रखिए, लेकिन उनको डंडा मत मारिए, ना ही उनको स्वतंत्र कीजिए। तो कैसा, ना तो मुक्तात्मक होना चाहिए, ना तो दंडात्मक होना चाहिए, बल्कि कैसा, प्रभावात्मक। कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए कि प्रभाव के द्वारा उन पर अनुशासन कीजिए। जो दंडात्मक होता है, दंडात्मक अनुशासन वो भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई हमेशा दंड से नहीं हो सकता। और एक होता है मुक्तात्मक, मुक्तात्मक का मतलब है स्वतंत्रता, तो ये एकदम स्वतंत्रता नहीं देते हैं। ये क्या भाई, स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि एकदम जाओ तुम्हें जहाँ मर्जी हो घूमो टहलो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखते हैं, लेकिन मारने पीटने वाला काम नहीं रखते। स्वतंत्रता में कौन जीता है, जो प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं भाई तुम स्वतंत्र हो, जाओ प्रकृति की गोद में बैठ करके खेलो। ये नहीं कहते कि प्रकृति में बैठ के खेलो, ये कहते हैं पुस्तक भी होगी, ये कहते हैं शिक्षक भी होगा, ये कहते हैं विद्यार्थी भी होगा, ये कहते हैं कि अनुशासन भी होगा। अब यहीं से आगे चलेंगे, भाई ये सब तो हो गया मैडम, क्या उनके पास कुछ पाठ्यक्रम भी होता है, क्या वो पढ़ाते हैं, वो करिकुलम को क्या कहते हैं। तो बोलते भैया करिकुलम 2 प्रकार से होता है, एक तो आपका क्या है प्राथमिक है, और एक को क्या कहते हैं, गौण कहते हैं, मतलब द्वितीयक, सेकेंडरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप भैया नैतिक शिक्षा पढ़ाइए, क्या क्या पढ़ा दीजिए उनको, नैतिक शिक्षा पढ़ाइए, है ना, नैतिक शिक्षा पढ़ाइए। लेकिन ये नहीं कहते कि आप इतिहास भूगोल मत पढ़ाइए, वो कहते हैं इतिहास भी पढ़ा दीजिए आप, भूगोल भी पढ़ा दीजिए आप, है ना, विज्ञान भी पढ़ा दीजिए आप सब कुछ। लेकिन आपको क्या है, पढ़ाना है नैतिक शिक्षा जैसे, जिसमें क्या है बच्चा स्व अध्ययन भी करे, और बच्चे का क्या है आध्यात्मिक विकास हो, सौंदर्यात्मक विकास हो, मूल्यों का विकास हो, ऐसी शिक्षा आपको देनी है। तो मतलब कि शिक्षा आप दोनों प्रकार की दीजिए, पुस्तकें होंगी, शिक्षा भी होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को क्या है प्राथमिक माना है, जबकि इन विषयों को क्या है वो गौण मानता था। लेकिन हर एक प्रकार की शिक्षा, सभी विषयों की शिक्षा यहाँ पर आपको दी जाती थी। तो आशा करते हैं ये क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आपको पढ़ना है भाई शिक्षण विधि, जो बहुत जरूरी चीज़ है। क्या है भाई, शिक्षण विधियाँ। ये जो आदर्शवादी थे जब ये पढ़ाते थे तो कौन कौन से टीचिंग मेथड का ये प्रयोग करते थे, क्या भाई, टीचिंग मेथड, ये कौन कौन से टीचिंग मेथड का प्रयोग करते थे, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके ये आदर्शवादी बच्चों को पढ़ाते थे। तो देखो एक बात बहुत ज़रूरी है, आदर्शवादी कहते हैं कि किसी ने शिक्षण विधि नहीं बनाई है, शिक्षण विधियों का प्रणेता खुद आदर्शवाद अपने को मानता है, कहता है सभी शिक्षण विधियों को जन्म हमने ही दिया है। हमने ही का मतलब मैंने नहीं, हमने ही का मतलब जितने लोगों ने आदर्शवाद को फॉलो किया था वो लोग कहते हैं कि भैया आदर्शवाद ने ही शिक्षण विधियों को दिया है। तो ये लिख लीजिए, शिक्षण विधियों को, शिक्षण विधियों का निर्माता, शिक्षण विधियों का निर्माता
आदर्शवाद खुद को मानता है, आदर्शवाद खुद को मानता है, खुद को मानता है। वो कहता है कि भैया मैंने ही समस्त शिक्षण विधियों का निर्माण किया है, मैंने ही समस्त शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं आपके आदर्शवादी। वो कहते हैं जितनी भी शिक्षण विधियां बनी है ना कहीं उनको हमने ही प्रतिष्ठित किया है या मैंने ही निर्माण किया। मैंने का मतलब जैसे कांट हो गए, बर्कले हो गए, हेगल हो गए, लाइबनीज हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अरबिंदो हो गए, विवेकानंद हो गए, ये जितने भी आदर्शवादी थे इन लोगों ने मिल करके कुछ शिक्षण विधियां निकाली। अब शिक्षण विधियां होती क्या है मैडम? शिक्षण विधियां वो होती है जो भैया पढ़ाने में हमारे लिए सहायता प्रदान करती हैं। हम किसी एक शिक्षण विधि से आपको पढ़ाए, आपको नहीं समझ में आया, आप कहोगे मैडम आपने जिससे पढ़ा वो तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है राजा, मैं दूसरी शिक्षण विधि से आपको पढ़ाती हूँ, क्या पता उस वाली शिक्षण विधि से आपको समझ में आ जाए, तो मैं उस शिक्षण विधि से पढ़ा दूंगी। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, शिक्षण विधियाँ आपके कार्यों को आसान बनाती हैं या विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को समझने में मदद करती हैं। एक शिक्षण विधि ना सही दूसरी, दूसरी ना सही तीसरी, तीसरी ना सही चौथी, कोई तो शिक्षण विधि ऐसी होगी जो बच्चे के लिए कारगर होगी। तो आपको विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना ही चाहिए। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सी शिक्षण विधि किस आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिर आपके दार्शनिक लोगों ने या फिर कह दीजिए कि शिक्षा शास्त्रियों ने दिया था। तो चलिए एक नज़र वहां पर मार लेते हैं। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर ही यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो चलिए कि शिक्षण विधि, एक तरफ हम लिखते हैं शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, और दूसरी तरफ लिखते हैं उनके प्रतिपादक कौन है ना। प्रतिपादक मतलब फाउंडर नहीं कहेंगे कि कौन, किसने इसको भैया दे दिया। किसी को आता है तो बताए, किसी को आता हो तो जल्दी से बताओ, किसी को आता हो तो फटाफट से बता दीजिए कि कौन सी शिक्षण विधि है और किसने दिया है। क्या किसी आप में से किसी भी बच्चे को ये आता है कि कौन सी शिक्षण विधि किसने दिया है? तो आप हमें कमेंट करके भाई बता सकते हैं। सबसे पहली शिक्षण विधि आप कहोगे कि संवाद विधि, क्वेश्चन मेथड, ये सारी जो बातें हैं ना वो यहीं पर आपको देखने को मिलती है किसमें? आदर्शवाद में। तो जल्दी से सुनते हैं। सबसे पहले शिक्षण विधियों का नाम लिखें, इधर हम लिखेंगे सुकरात। सुकरात और प्लेटो का नाम भाई इसी शिक्षण विधि से जुड़ा हुआ है। सुकरात और प्लेटो का नाम इसी शिक्षण विधि से जुड़ा हुआ है, मतलब आदर्शवाद से ही जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? तो आप कहोगे प्रश्न विधि, क्वेश्चनायर मेथड जो है उसको किसने दिया था आपके? तो आप कहोगे मैडम हमारे सुकरात जी ने दिया था। अगर आपसे कह दे कि प्लेटो की संवाद विधि, अगर आपसे पूछे संवाद विधि, संवाद विधि किसने दिया है, तो आप कह देना कि मैम ये जो आपके प्लेटो जी है ना, प्लेटो ने दिया था आपकी कौन सी? संवाद विधि। किसने दिया? प्लेटो ने दिया। उसके बाद आपका आएगा आगमन और निगमन विधि, आगमन एवं निगमन विधि। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आगमन निगमन विधि किसने दिया है, तो आप बता देना कि मैम अरस्तु जी थे ना। अरस्तु को तो हर व्यक्ति जानता होगा। अरस्तु जी ने आगमन निगमन विधि दिया था। एक होती है बेकन विधि, सॉरी एक होते हैं व्यक्ति बेकन। बाद में आप देखोगे तो आगमन निगमन में बंटवारा हो जाएगा, कहा जाएगा भैया जो ये निगमन विधि है इसको किसने दिया था? आप कहोगे बेकन ने दिया था। किसने दिया था? अब बेकन जी ने दिया था। लेकिन अभी के लिए आप पढ़ोगे आगमन और निगमन विधि किसने दिया है, तो आप कह देना कि मैम किसने दिया? अरस्तु जी ने दिया। उसके बाद आएगा हर्बर्ट जी। कौन आएंगे? हर्बर्ट, यहाँ लिखेंगे हर्बर्ट जी आएंगे। और हर्बर्ट जी ने क्या दिया था? निर्देश विधि दिया था। ये सब यूजीसी नेट के एग्जाम में, साथ ही साथ पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको कि जो निर्देश विधि है, इंस्ट्रक्शन मेथड है, उसको किसने दिया? मैम हर्बर्ट जी ने दिया था। चलिए कुछ और विधियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। एक विधि है भैया खेल विधि, है ना, प्लेवे मेथड। खेल विधि जिससे आप कहते हैं प्लेवे मेथड, इसको किसने दिया था? तो आपके फ्रॉबेल महोदय। फ्रॉबेल का नाम आपने टेट, सी टेट, सुपर टेट में पढ़ा होगा। फ्रॉबेल जी थे, उन्होंने कौन सी विधि दी थी? खेल विधि। एक थे भाई आपके पेस्टोलॉजी। कौन से थे? एक व्यक्ति थे पेस्टोलॉजी। अभी इन सब का नाम ऊपर मैंने आपको लिखाया था, याद है कि नहीं? इन सब शिक्षा शास्त्रियों का या फिर दार्शनिकों का नाम मैंने ऊपर आपको लिखवाया था और वही मैं आपको बता रही हूँ। पेस्टोलॉजी ने क्या दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था अभ्यास एवं आवृत्ति का नियम। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि।
ठीक, ये इन्होंने दिया था। और अगर आप बात करेंगे और कोई इस विधि का नाम लेते तो आप कहते ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो व्याख्यान विधि है ना, व्याख्यान विधि को ये फॉलो करते थे। ये कहते थे व्याख्यान विधि भी सही है, लेकिन वो वाली व्याख्यान विधि नहीं कि जिसमें शिक्षक सिर्फ बताता चला जाए और बच्चे से कुछ पूछे ना। वो कहते हैं हाँ व्याख्यान विधि जरूरी है, क्योंकि व्याख्यान विधि हर एक व्यक्ति मानता है कि जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना हो जहाँ पर व्याख्या ही है, एक्सप्लेन ही करना है। अब आप हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी में एक्सप्लेन ही करना होता है, तो आप कौन सी विधि से पढ़ाओगे? अगर व्याख्यान को फॉलो नहीं करोगे तो किस विधि से पढ़ाओगे? या मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, अभी मैं आपको आदर्शवाद समझा रही हूँ। अब आदर्शवाद का कोई अता पता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, एक बुक है, एक मैडम है, एक आप हो, तो हम क्या करेंगे? व्याख्या के माध्यम से ही तो उसको समझा पाएंगे आपको। तो व्याख्यान विधि जरूरी है, लेकिन ऐसी व्याख्यान विधि नहीं कि सिर्फ मैडम बताती जाए बताती जाए बताती जाए, आपको ना तो बोलने का मौका दिया जाए और ना ही आपसे कभी कोई प्रश्न पूछा जाए। तो जब भी मैडम पढ़ा रही हो तो उस समय मैडम को चाहिए कि आपको भैया समय दे दें कि आप भी कुछ सवालों का हमें जवाब दे दीजिए। ठीक, तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा कि किस विधि को किसने दिया था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये पाठ्यक्रम यहीं पर आज भाई समाप्त होगा। नेक्स्ट डे जब हम आपको मिलेंगे तब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, और वो टॉपिक कौन सा होगा? वो टॉपिक कोई और, जैसे प्रकृतिवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, या फिर कुछ और हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पर किसी को कोई समस्या है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। आदर्शवाद पे मैंने क्या क्या समझाया? आदर्शवाद का मैंने सिद्धांत समझा दिया, आदर्शवाद की विशेषताएं समझा दिया, आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आदर्शवाद के शिक्षक कैसे होते हैं, उसके विद्यार्थी कैसे होते हैं, उसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, शिक्षा में आदर्शवाद का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, और साथ ही साथ किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो ये क्लास हमें लगता है बहुत पसंद आई होगी आपको। नेक्स्ट क्लास में एक और ऐसा अमेजिंग सा सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस एक नए चैनल पर। मैं प्राची मिश्रा विदा चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों। थैंक यू क्लास।